नमस्कार। आज हम लोग बिहार के धरातलीय संरचना और उच्चावच के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि भूगोल के अध्ययन में यदि हम देखते हैं तो क्षेत्रीय संरचना और उच्चावच बड़े महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं, क्योंकि संरचना और उच्चावच के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट्स होता है वो उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो इस क्रम में आज हम लोग बिहार के धरातलीय संरचना और उच्चावच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली बात, हमें ध्यान में इस बात को रखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र की, यानी यदि हम लोग चर्चा करें तो किसी भी क्षेत्र की जो भू आकृति है, यानी उस जगह की जो भू आकृति है, जो मॉर्फोलॉजी जिससे हम लोग बोलते हैं, तो किसी भी क्षेत्र की जो भू आकृति है वो उस क्षेत्र की जो संरचना है, वहां में होने वाले विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं और उसके जो डेवलपमेंट्स होते हैं, यानी उनका जो विकास है, उसी का ही वह परिणाम माना जाता है। क्लियर है? तो यदि हम लोग इस संदर्भ में चर्चा करें तो भारत को यदि हम लोग आरंभ में देखें तो भारत के संपूर्ण भूभाग की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो यह मूल रूप से यदि कहा जाए तो तीन भूवैज्ञानिक खंडों का यह एक प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि संपूर्ण भारत को यदि हम लोग बात करें तो ये जो पूरा भाग हम देखते हैं, ये वाले पूरे भाग जो हम लोग देखते हैं, यह मूल रूप से क्या है? तो यह भारत का एक प्रायद्वीपीय खंड माना जाता है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। ये प्रायद्वीपीय खंड जो आप देखते हैं, यानी पूरा का पूरा यह भाग। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो द्वितीय रूप में यदि देखा जाए तो ये वाले जो हम लोग भाग को देखते हैं, यानी कि हिमालय और जो इसके आसपास के जो पहाड़ियां हैं वो हो जाते हैं। और तीसरे रूप में यदि हम लोग देखें तो हमारा जो कि सतलज और गंगा का जो मैदानी भाग है, या फिर जिसे हम लोग सिंधु या गंगा के मैदानी भाग के रूप में हम लोग जानते हैं, तो वह पूरी तरह से, यानी कि तीन बड़े भूखंड में, या हम कह सकते हैं इसे कि तीन प्रमुख भूवैज्ञानिक खंडों में यह वर्गीकृत है। पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और तीसरा जो सिंधु गंगा के मैदान है। अब यदि हम लोग बात करें तो इस आधार पर संपूर्ण भारत को यदि देखी जाए तो यह छह मूल रूप से अलग अलग, यानी कि यदि हम लोग चर्चा करें तो संपूर्ण भारत जो है यह छह भू आकृतिक क्षेत्रों में यह वर्गीकृत किया गया है। मतलब यहां पर यह हुआ कि भारत के विभिन्न प्रकार के जो भूवैज्ञानिक खंड हैं, विशेष करके यदि देखा जाए तो सबसे प्राचीन खंड ये हो जाते हैं। दूसरे खंड के रूप में यदि हम लोग देखते हैं तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होता है, और हिमालय और दक्षिण से आने वाले नदियों के द्वारा जो निक्षेपण की क्रिया से निर्मित जो मैदानी भाग है, जिसे हम लोग सिंधु गंगा के मैदान के रूप में जानते हैं, यह भाग सम्मिलित किए जाते हैं भूवैज्ञानिक खंडों के रूप में। और यदि हम लोग भू आकृतिक संरचना के बारे में बात करें तो संपूर्ण भारत जो है यह मूल रूप से छह अलग अलग भू आकृतिक क्षेत्र के रूप में यह वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसे हम लोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरा हमारा ग्रेट प्लेन है, जिसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। डेजर्ट एरिया हो जाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग यानी कि यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो ये जो कोस्टल प्लेन के रीजन्स आते हैं, तटीय मैदानी भाग आ जाते हैं, और साथ साथ में हमारे आइलैंड्स यानी कि द्वीपीय क्षेत्र होते हैं। अब चूंकि हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार के क्षेत्र भी जो है यह अत्यधिक प्राचीन भूखंड के साथ साथ में ये नवीनतम भूखंडों का समावेश के रूप में जाना जाता है।
कि बिहार के क्षेत्रों के बारे में, तो देखिए बिहार भी विभिन्न प्रकार के शैल समूह के क्षेत्र में आता है, जो मूल रूप से यदि हम लोग चर्चा करें तो यह 4 प्रमुख शैल समूह के क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है, जिसमें मूल रूप से यदि हम लोग कहें तो संपूर्ण बिहार जो भाग है, यह प्री कैम्ब्रियन काल के शैल समूह से लेकर के और चतुर्थ कल्प तक के, यानी चतुर्थ कल्प तक के यहाँ पर शैल समूह पाए जाते हैं। इस आधार पर संपूर्ण बिहार को हम लोग 4 अलग अलग भाग में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें हम लोग क्वाटनरी शैल समूह, टर्शरी शैल समूह, विंध्य शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह के वर्ग में इसे वर्गीकृत करते हैं। तो इसे हम लोग 4 अलग अलग शैल समूह के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अब इसमें जो गंगा का ये मैदानी भाग को यदि हम लोग देखें तो यह मूल रूप से क्या है, तो ये क्वाटरनरी शैल समूह के रूप में ये जाना जाता है। और यदि हम लोग ये देखें कि यह जो शैल समूह का जो क्षेत्र है, यह प्लेस्टोसीन काल के निर्मित भाग माने जाते हैं, और जो कि मूल रूप से अगर कहा जाए तो यह एक प्रकार का कैसा भाग है, तो यह जलोढ़ीय मैदान के रूप में यह जाना जाता है। जिस तो यह क्वाटनरी शैल समूह है, जो मूल रूप से प्लेस्टोसीन काल के यह निर्मित भाग माने जाते हैं। मूल रूप से इनका विकास जो है, यह गंगा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपण करने वाले कार्यों से हुआ है, और यह एक प्रकार का कैसा मैदानी भाग है, तो यह जलोढ़ीय मैदानी भाग के रूप में जाना जाता है। अब यदि हम लोग इनके यानी बिहार के यदि उत्तर पश्चिमी भाग में यदि जाते हैं, तो जो सोमेश्वर की श्रेणी है, या फिर इसी जगह पर हमें देखने को मिलता है रामनगर का जो दून क्षेत्र है, यह मूल रूप से कौन से शैल समूह के क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं, तो यह टर्शरी शैल समूह के रूप में यह देखे जाते हैं। क्लियर। जबकि अगर हम लोग देखें तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग मूल रूप से, जैसे हमें याद रखना है कि ये जो भाग हम देख रहे हैं, ये झारखंड है। तो झारखंड के क्षेत्र से जो लगे हुए भाग हो गए, ये वाले जितने भाग है, ये सभी के सभी भाग, और ये वाले जो भाग हैं जो कि कुछ झारखंड से और कुछ उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं, तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो मूल रूप से यदि कहा जाए तो जो रोहतास और कैमूर का जो भाग है, यानी कि याद रखना है कि जो रोहतास और जो कैमूर का भाग है, यह विंध्य शैल समूह के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। जहां पर यदि हम लोग देखें तो यहां पर हमें चूना पत्थर, जिसे हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, इसके अलावा यहां पर हमें सैंडस्टोन, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर पाराइट के मूल रूप से कह सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, ये जो पूरा का पूरा भाग हम लोग देख रहे हैं, यानी कि गया से लेकर के और खड़गपुर तक का जो क्षेत्र हम देखते हैं, यह कैसे शैल समूह में आ जाता है, यह धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत में आ जाते हैं। ये धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत में यह सम्मिलित किए जाते हैं। और धारवाड़ शैल समूह जो है, इसके बारे में हमें याद रखना है कि आर्कियन रॉक्स वैसे तो भारत का सबसे प्राचीन, यानी कि सबसे प्राचीन शैल समूह भारत का कौन है, तो ये आर्कियन रॉक्स है। तो आर्कियन के बाद ये धारवाड़ शैल समूह देखने को मिलता है। तो अब इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि ये जो शैल समूह हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि कहां से कहां तक विस्तारित है, तो यह जो शैल समूह है, ये गया से लेकर खड़गपुर तक ही विस्तारित है। यहां पर यदि हम लोग बात करें तो इस क्षेत्र और क्वार्टजाइट्स यहां पर अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में मिलते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस रूप से यदि हम लोग देखें तो बिहार भी जो है, यह एक प्रकार का कहा जाए कि नवीनतम और प्राचीनतम शैल समूह का एक सम्मिलित भाग के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है।
अब यहां पर यदि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सबसे प्राचीनतम भाग इसमें से कौन है, तो जैसे ही यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम भाग इसमें से कौन सा है, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि ये जो धारवाड़ शैल समूह को जो देखते हैं, ये बिहार का सबसे प्राचीनतम भाग है। और इसमें भी यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कौन है, तो इसमें भी सबसे प्राचीन माना जाएगा जो खड़गपुर का क्षेत्र है, यह सबसे प्राचीनतम भाग माना जाएगा। यदि ये कहा जाए कि सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो ये जो क्वाटरनरी शैल समूह को हम लोग देखते हैं, यह सबसे नवीनतम क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि टर्शरी शैल समूह यानी टर्शरी शैल समूह के निर्माण के बाद इन शैल समूहों का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि बिहार में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन से लेकर के और चतुर्थ कल्प तक के यहाँ पर शैल समूह पाए जाते हैं, ये देखने को मिलता है। अब यदि हम लोग जो बिहार के जो शैल समूह के बाद यदि हम लोग चर्चा करें कि बिहार की जो प्राकृतिक उच्चावचीय क्षेत्र है, यह कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर। तो यह मूल रूप से अगर देखा जाए तो यह शिवालिक जो कि सोमेश्वर श्रेणी के रूप में जाना जाता है बिहार में। इसके अलावा यह बिहार के मैदानी भाग और ये बिहार के पठारी प्रदेश यानी कि प्राकृतिक उच्चावच के क्षेत्र के रूप में यदि हम लोग देखें तो संपूर्ण बिहार को हम 3 वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। क्लियर। पहले यदि हम लोग बात करें तो इस भाग को यदि हम लोग देखते हैं, ये वाले जो भाग है बिहार के, यह मूल रूप से यदि कहा जाए तो यह सोमेश्वर के श्रेणी के रूप में इसका विस्तार है। और ये जो सोमेश्वर की जो श्रेणी है, इनका विस्तार यदि हम लोग बात करें तो इनका विस्तार जो है यह त्रिवेणी नहर से लेकर के त्रिवेणी नहर से लेकर के और जिससे हम लोग कहते हैं भिखना थोड़ी यानी कि भिखना थोड़ी जो दर्रा है वहां तक ये विस्तारित है। यानी इससे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि यदि हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है यह लगभग मानी जाती है 30 किलोमीटर के आसपास यह चौड़ा है। और याद रखना है यह भाग बिहार का ऊंचाई भाग यानी कि सबसे ऊंचे भाग के रूप में भी यह जाना जाता है। तो इस भाग की यदि हम लोग बात करें औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है यह समुद्र तल से 450 मीटर के आसपास माना जाता है। सोमेश्वर के श्रेणी के दक्षिणी भाग को यदि हम देखें, यानी इस भाग को अगर हम लोग देखते हैं, इसी भाग को कहा जाता है रामनगर दून कहा जाता है। इस भाग को हम लोग रामनगर दून के रूप में हम जानते हैं। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है और यह 6 से 8 किलोमीटर के आसपास में यह चौड़ा है। इसी के उत्तर में यानी इन्हीं के उत्तर में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हरहा घाटी पाया जाता है। हरहा घाटी पाया जाता है जिसे इस क्षेत्र में दून घाटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर। तो यह जो सोमेश्वर का जो क्षेत्र है यानी ये जो पश्चिमी क्षेत्र को अगर हम लोग चर्चा करें तो यह संपूर्ण भाग जो है यह सोमेश्वर की श्रेणी नंबर 1, नंबर 2 रामनगर दून और साथ साथ में उससे सम्मिलित हरहा घाटी और इनके बाद जो है जो तराई क्षेत्र है उसका यहाँ पर विकास मिलता है। इस प्रकार से यदि हम लोग बात करें तो बिहार के उत्तर पश्चिम में ये पहला सोमेश्वर की श्रेणी हो जाएगी। इसके अलावा रामनगर का दून क्षेत्र हो जाता है और साथ साथ में इसी प्रदेश में कुछ क्षेत्र हैं जिसे हम लोग तराई प्रदेश के रूप में भी हम लोग
जानते हैं। यह तराई जो प्रदेश है, यह घने वनाच्छादित क्षेत्र के रूप में यहाँ पर विस्तारित माना जाता है, यानी कि यह पूरा का पूरा भाग जो है, यह एक प्रकार का वनाच्छादित क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। अब देखिए क्या है कि जैसे ही हम लोग इसके दक्षिण में आते हैं, ये जो पूरा भाग हम लोग देख रहे हैं, क्लियर, यह जो भाग है, यह बिहार का मैदान माना जाता है। यह बिहार का विस्तृत मैदानी भाग के रूप में यह जाना जाता है। अब इस मैदानी भाग को यदि हम लोग देखें, तो इस मैदानी भाग का जो निर्माण है, यह उत्तर से आने वाली जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, क्लियर, अब चाहे यदि हम लोग बात करें तो घाघरा नदी के बारे में चर्चा करें, चाहे हम लोग गंडक के बारे में बात करें, या फिर यदि हम लोग बूढ़ी गंडक नदी के बारे में चर्चा करें, या फिर जैसे अगर हम लोग कोसी नदी के बारे में बात करें, महानंदा नदी के बारे में बात करें, ये सभी की सभी नदियां, और ये सभी नदियां किसमें आकर के मिल रही हैं? तो बिहार के लगभग मध्य से क्रॉस करती है रिवर गंगा। तो यह नदी आकर के किससे मिलती है? तो यह नदियां जो हैं, ये आकर के गंगा नदी में मिलती है। अब इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि यह नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है, तो इन मैदानों का जो विकास है, यह इन्हीं कह सकते हो कि जो नदियां हैं उनके द्वारा निक्षेपण का क्रिया का परिणाम है। इसके अलावा दक्षिण से भी कई ऐसी नदियां हैं जो आकर के गंगा में मिलती हैं। अब वो चाहे हम लोग बात करें सोन नदी के बारे में, या फिर हम लोग बात करते हैं पुनपुन नदी के बारे में, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं क्यूल नदी के बारे में, तो ये जो मैदानी भाग है, यह इन्हीं नदियों के निक्षेपण से यह निर्मित है। तो मैदानी भाग जैसा मैंने अभी बताया, ये क्वाटरनरी काल का, प्लेस्टोसीन काल का ये निर्माण किया हुआ है। तो संपूर्ण मैदानी भाग को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। पहला उत्तरी मैदान, और दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान। यदि हम लोग उत्तरी मैदानी के क्षेत्र के बारे में बात करें, तो मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य, यानी कि यदि हम लोग बात करें तो 1000 से 1500 मीटर के आसपास पाई जाती है। और अगर हम लोग बात करें तो मुजफ्फरपुर और सारण, यानी मुजफ्फरपुर और सारण के मध्य यदि हम लोग बात करें, तो कुछ क्षेत्र में इसकी गहराई 1000 से 2500 मीटर के आसपास पाई जाती है। यानी ये अधिकतम गहरा कह सकते हो कि मैदानी भाग ये माना जाता है। जबकि यदि हम लोग दक्षिणी मैदान के बारे में बात करें, तो दक्षिणी मैदानी भाग में औसत ऊंचाई उत्तरी मैदानी भाग की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, और यह मूल रूप से 100 मीटर से लेकर के यह 700 मीटर के आसपास यह गहरा पाया जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी मैदानी भाग ज्यादा गहरा है, और अगर हम लोग दक्षिणी मैदानी भाग के बारे में चर्चा करें तो दक्षिणी मैदानी भाग जो है, यह अपेक्षाकृत कम गहरा माना जाता है। अगर हम लोग बात करें इनके ढाल के विषय में कि इस मैदानी भाग का ढाल कैसा है, तो याद रखना है कि संपूर्ण मैदानी भाग का जो ढाल है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर यह ढाल है, क्योंकि ये नदियां भी आपको इसी तरह से दिखाई देती हैं, क्लियर। तो यहां पर और यहां पर भी यदि हम लोग देखें तो इनका भी ढाल कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है, यानी कि जो नदियां हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका मतलब यहां पर है कि ये जो गंगा का भाग देख रहे हैं, तो ढाल इसका उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो ये जो भाग है, ये बिहार का सबसे ऊंचा भाग है। तो ढाल जो है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि बिहार का यदि ढाल के बारे में बात करें, तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी विशेष करके नॉर्थ बिहार की यदि हम लोग ढाल के बारे में चर्चा करते हैं, उत्तर से दक्षिण, और साथ साथ में यह उत्तर पश्चिम से यह दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी उत्तरी मैदान की यदि हम लोग ढाल के बारे में चर्चा करें तो
और दक्षिणी भाग की यदि चर्चा करें तो दक्षिणी भाग जो है यह दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ का ढाल है, यानी दक्षिणी मैदानी भाग की यदि हम लोग ढाल के बारे में चर्चा करें तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर इसको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर। मैदानी भाग के उपरांत यदि हम लोग बात करें तो कई पहाड़ियां जो कि दक्षिण में यदि हम लोग चर्चा करें तो विंध्य से यानी कि कैमूर के से लेकर के और पूर्व में जिसे हम लोग कह सकते हैं कि नवादा क्यूल के पहाड़ियां तक में इसका विकास है। तो अगर हम लोग चर्चा करें पश्चिम से पूर्व तक में तो यहाँ पर कैमूर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी जिससे हम लोग राजगीर और गिरिया की पहाड़ी कहते हैं, और नवादा क्यूल की पहाड़ियां का विकास है। ये हम सभी लोगों ने अभी जैसे जस्ट जाना कि कैमूर की जो पहाड़ियां हैं ये विंध्य के शैल समूह से निर्मित है, जबकि ये जो भाग हम लोग देखते हैं ये धारवाड़ शैल समूह से ये निर्मित है। इन भागों में अगर हम लोग देखें तो जैसे गया की पहाड़ी क्षेत्र में रामशिला या कटारी पहाड़ी, सतधरवा पहाड़ी, लोहरवा पहाड़ी या ताड़ी पहाड़ी जो है यह प्रसिद्ध मानी जाती है। इसी के अलावा यदि हम लोग देखते हैं तो राजगीर और गिरियक के पहाड़ियों में वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी ये अलग अलग पहाड़ियां हैं जो मूल रूप से अगर कहा जाए तो यह नालंदा और राजगीर जिले में इनका विस्तार माना जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर श्रीगिरी की पहाड़ियां हैं जिसकी ऊंचाई 616 मीटर के आसपास में है। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग दूरवहासी पहाड़ी कहते हैं। इसके अलावा महाबहार पहाड़ियां हैं, इसके अलावा गिद्धेश्वर पहाड़ियां हैं, शेखपुरा की पहाड़ियां हैं। ये पूरे के पूरे एक पहाड़ी प्रदेश है। इसी क्षेत्र में जो नवादा जिले के क्षेत्र में ही ये अलग अलग जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर ही हमें ककोलत जो प्रसिद्ध मनोरम स्थल है वह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो संपूर्ण बिहार जो है वह विभिन्न प्रकार के शैल समूह से और विभिन्न प्रकार के भूगार्भिक संरचना और विभिन्न प्रकार के जो भूआकृतिक संरचना है वह उससे निर्मित है।